दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आपके साथ मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा के चुनाव का परिणाम आए हुए इस समय लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। अगली सरकार बनाने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के लोग बैठक कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन वाले भी हार मानने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले अपनी तैयारी में लगे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके निवास पर एक बैठक हो रही है एनडीए की, जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बन लिया जाए ताकि इस सारी कवत पर रोक लग जाए। खैर, मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा में इस बात को लेकर हूं कि आपने कल देखा होगा कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो एग्जिट पोल करने वाले लोग थे, जिन संस्थाओं ने एग्जिट पोल किया था, चाहे वो माई एक्सिस के प्रदीप गुप्ता थे या बाकी तमाम लोग थे, आधे लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर सामने ही नहीं आए, और जो सामने आए उनकी स्थिति ये थी कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। पवन खेड़ा ने तो प्रदीप गुप्ता को यहां तक कह दिया कि आप पापी हैं, पापी, आपने पाप किया है देश के करोड़ों लोगों के साथ, आपने पाप किया है देश के करोड़ों लोगों का ईमानदारी का और मेहनत का रुपया सट्टा बाजार और शेयर बाजार में डुबवा करके। खैर, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि मैंने चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले आपके साथ एक वीडियो साझा की थी, और उस वीडियो के अंदर हमने कहा था कि एग्जिट पोल ये केवल लोगों को, मतदाताओं को, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को भ्रमित करने का या उनको भ्रमजाल में फंसाने का एक तरीका है। मैंने आपसे ये भी कहा था ये मात्र मनोरंजन का साधन है और एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल 99% नहीं हुआ करते। आखिर एसी कमरों के अंदर बैठ करके और 5000 फोन घनघना करके कोई आदमी कैसे अंदाज लगा लेगा कि जनता के मन में क्या था। लेकिन अपने इस वीडियो में मैंने आपसे हरियाणा को लेकर खास बात की थी। मैंने आपसे हरियाणा के लिए कहा था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं जाकर के, अब भी मैंने आपसे कहा था कि हम कोई एग्जिट पोल नहीं दे रहे, लेकिन लोगों से, तमाम लोगों से बात करके जो हमें जनता का मूड समझ आ रहा है, उसके लिहाज से मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस 50-50 हो सकती हैं। हमने आपसे कहा था कि जो सीट कांग्रेस जीत सकती है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हमने जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बताई थी कि बीजेपी जीत सकती है, जिनके अंदर मैंने आपसे कहा था कि करनाल बीजेपी जीत सकती है, गुरुग्राम बीजेपी जीत सकती है, मैंने आपसे कहा था फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी भारी है, मैंने आपसे कहा था कि नवीन जिंदल भी 21 हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, और 5वीं सीट हमने आपसे कहा था कि ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और जो 5 सीट हमने आपके लिए कांग्रेस की बताई थी कि कांग्रेस इन सीटों को जीत सकती है, उन सीटों के अंदर दीपेंद्र हुड्डा थे रोहतक से, कुमारी सैलजा सिरसा से थी, अंबाला से वरुण कटारिया को मैंने आपसे कहा था कि ये बंतो कटारिया पर वरुण बुलाना भारी पड़ेंगे। सोनीपत के लिए भी हमने आपसे कहा था कि सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी ही चुनाव जीतेंगे, और 5वां मैंने आपसे कहा था कि 5वीं सीट हिसार की रणजीत सिंह चौटाला गच्चा खा जाएंगे, और आदमपुर और नलवा में भी जेपी आगे रहेंगे। वो 5 सीटों के कांग्रेस और बीजेपी के जो हमने आपके अनुमान दिए थे वो लगभग सटीक बैठे, और सटीक क्या, लगभग नहीं, वो वही बैठे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो अब तैयारी है वो अगले चुनाव की शुरू हो चुकी है। अगले चुनाव की तैयारी शुरू है। 2019 का चुनाव था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, और इसके साथ 79 विधानसभा, जब उनको बांटते हैं लोकसभा की सीटों को, 10 सीटों को जब हम उनको बांटते हैं तो 79 सीट्स ऐसी थी कि जहां पर बीजेपी आगे रही थी। लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ और 79 को देखते हुए, 79 को देखते हुए, जो देश के सबसे बड़े नारे गढ़ने वाले हैं अमित शाह, उन्होंने नारा गढ़ दिया था, जिन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, उन्होंने हरियाणा में उस समय नारा दे दिया था 75 पार का, और हवा निकल गई थी 75 पार की। 40 सीटों पर टिक गई थी मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। आज जब चुनाव 2024 का हुआ है, इस चुनाव के अंदर जबकि लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और विपक्ष के कैंडिडेट आगे रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष के कैंडिडेट, ये ठीक है कि 5-5 सीट दोनों पार्टी जीत गई, इसके हिसाब से भी 45 पर विधानसभा में तो आ गए, लेकिन 56 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 56 सीटों तक।
इस लिहाज से बीजेपी के लिए जो स्ट्रेटजी बनानी होगी वो 2024 को लेकर बनानी होगी। अगले वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा उसको लेकर के जरूर। दोस्तों, एक चीज और थी, इस लोकसभा चुनाव के अंदर 3 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने लोकसभा जीती और इसके साथ साथ अपने 9 की 9 विधानसभाएं वो जीते, 9 की 9 विधानसभा। उनके अंदर कुमारी सैलजा हैं, सिरसा की कैंडिडेट, वो चुनाव जीती, सांसद बनी है सिरसा से, और सिरसा लोकसभा के अंदर आने वाली सभी 9 सीटों पर, सभी 9 सीटें, चाहे वो सिरसा है, चाहे वो एलनाबाद है, चाहे वो नरवाना है, कालावाली, रतिया, डबवाली, सभी सीटों पर कुमारी सैलजा चुनाव जीती। दूसरी सीट है रोहतक, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जीतने का, दीपेंद्र हुड्डा। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा दीपेंद्र हुड्डा की सीट पर। दीपेंद्र हुड्डा 9 की 9 विधानसभा सीटों पर, अपनी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीते। इवन कोसली, जिसके लिए पूरा जोर लगा हुआ था, आपको बताऊं कोसली सीट भी दीपेंद्र हुड्डा जीते, 2 वोट से जीते उसको, 2 वोट से, मात्र 2 वोट से आगे रहे, लेकिन जीत तो जीत है। बाकी सभी सीटों पर, चाहे वो रोहतक है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, बेरी है, कलानौर है, सभी महम है, इसके अलावा सभी सीटों पर, किलोई है, सभी पर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते। और तीसरी सीट वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मनोहर लाल भी अपनी लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीते, चाहे कहीं मार्जिन कम था या ज्यादा था। असंध भी जीते, इसराना भी जीते, पानीपत ग्रामीण भी जीते, पानीपत भी जीते, करनाल भी जीते, घरौंडा भी जीते, सभी सीटें जीते वो भी। लेकिन बाकी सीटों पर, बाकी सीटें दोस्तों, चाहे वो फरीदाबाद के लें, फरीदाबाद के अंदर 3 सीटों पर कृष्णपाल गुर्जर पीछे रहे और 6 सीटें वो जीते। चाहे वो राव इंद्रजीत हैं, राव इंद्रजीत 3 सीटों पर पीछे रहे, 6 सीट जीते। हालांकि गुरुग्राम का तो पिछले चुनाव में भी यही था, लेकिन इतना जरूर हुआ कि जिन सीटों पर राव इंद्रजीत का जीत का आंकड़ा जो पिछले चुनाव में था, वो अब की बार धड़ाम गिरा, औंधे मुंह धड़ाम से गिरा। वो जीते तो बाकी वो 6 सीटों पर, सोहना भी जीते, बावल भी जीते, पटौदी भी जीत गए, गुड़गांव बादशाहपुर भी जीत गए, रेवाड़ी भी जीते, लेकिन वहां पे जो जीत का डिफरेंस था वो बहुत कम हो गया था। बाकी चाहे सभी कैंडिडेट आप ले लें, धर्मवीर हैं, धर्मवीर 5 सीट जीते, 4 पर वो भी हारे, जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके अंदर भी यही है, कोई 6 पर जीता, कोई 7 पर जीता, कोई 8 पर जीता, कोई 4 पर जीता। लेकिन जो अगली स्ट्रेटजी होगी 2024 की, एक तो वो, और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि 5-5 सीटों पर आने के बाद में हौसले बुलंद हैं, जहां कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं कांग्रेस के। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उदय वाहन को तो अपनी तरफ झांक कर देखना होगा कि उनके विधानसभा में, उनकी विधानसभा के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी क्यों नहीं रही। मात्र 566 वोट से चुनाव जिता पाए अपनी विधानसभा के अंदर वो। लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि उनकी 5 लोकसभा की सीटें उनकी जीत गई, और उस 5 लोकसभा सीटें जीतने को लेकर, और 4 कांग्रेस हारी, 1 आम आदमी पार्टी के पास थी, और वो 5 सीटें जीतने के बाद में कांग्रेसी खूब दमादम है। और दमादम यूं भी है कि हरियाणा की सबसे बड़ी जीत भी कांग्रेस की है, नंबर 2 की जीत भी कांग्रेस की है, नंबर 3 और नंबर 4 की जीत भारतीय जनता पार्टी की है, और बाकी सीटों पर जीत 1 लाख से नीचे नीचे है। वैसे आपको क्या लगता है कि 2024 हरियाणा के अंदर क्या होगा? विधानसभा चुनाव नजदीक है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।